हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम देखेंगे कार्बन बॉर्डर टैक्स। देखिए, रिसेंटली ये न्यूज़ में था प्रिपेयरिंग इंडस्ट्री फॉर द कार्बन बॉर्डर टैक्स। अब यहाँ पर हम डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे कि कार्बन बॉर्डर टैक्स होता क्या है और इंडिया का क्या यहाँ पर स्टैंड रहा है, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहले देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों था। सो रिसेंटली इंडियन एक्सपोर्टर्स शिफ्टिंग टू क्लीनर प्रोडक्शन of cleaner production processes and using renewable energy to power their plants and among 6 steps that can reduce the impact of the tax। अब देखिए, अगर हम COP27 की बात करते हैं तो COP27 में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया था अगेंस्ट द यूरोपियन यूनियन, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के कुछ टारगेट्स हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो भी कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर उनका कोई भी गुड्स यूरोपियन यूनियन में आएंगे तो वहाँ पर वो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाएंगे। सो इसीलिए हम यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर दी कार्बन बॉर्डर टैक्स। अब ऐसे कैसे कर सकते हैं हम जो हमारी जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ हैं उनको यहाँ पर इफ़ेक्टिव ला सकते हैं, उनकी इफ़ेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, प्लस उनके जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं जिससे कि हम कार्बन का जो सेक्टर है उसको हम कम कर पाएँ, वो हमारा टारगेट रहेगा। सो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज़ करना चाहते हैं जिसकी वजह से जो ये इम्पैक्ट है टैक्स का वो हम कम कर पाएँ। अब देखिए, अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो वो इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम देख सकते हैं हमारे ट्रेडिंग रूट्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं यूरोपियन यूनियन से। बहुत कुछ हम ट्रेड करते हैं, हम लार्जेस्ट ट्रेडर हैं अगर हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की। तो इसीलिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि क्योंकि ये कार्बन बॉर्डर टैक्स की वजह से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगा, तो धीरे धीरे करके स्टेप्स लिए जा रहे हैं जिससे कि हम यहाँ पर नेटिव इंडस्ट्रीज़ को कार्बन फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से ट्रांजिट होने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो कार्बन बॉर्डर टैक्स है क्या? इट इज अ रियलिटी। डेवलप्ड कंट्रीज विल सून टैक्स इंपोर्ट्स टू प्रिवेंट द लोकल इंडस्ट्रीज फ्रॉम शिफ्टिंग टू द कंट्रीज विद लेस स्ट्रिंजेंट एनवायरमेंटल लॉज। अभी हम कार्बन लीकेज के बारे में भी पढ़ेंगे, जहां पर हम ये बात करेंगे कि जो कार्बन लीकेज है वो भी ना हो। धीरे धीरे करके हम सारे स्टेप्स को समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कार्बन टैक्स होता क्या है, उसके बाद हम कार्बन लीकेज को भी समझने की कोशिश करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे देखते हैं कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या है। सो अ कार्बन बॉर्डर टैक्स एज द नेम सजेस्ट्स, इसका मतलब क्या है? जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आपके यहाँ पर कार्बन एमिट कर रही हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टील इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री, उसकी वजह से आपने जो भी प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो इवेंचुअली क्या कर रहे हैं? वो हर्ट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ रही है, कार्बन एमिशंस हो रही हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज यूरोपियन यूनियन में एंटर करेंगे, अब उनको वहाँ पर देखा जाएगा कि कितना कार्बन एमिट किया है। अगर वो कार्बन एमिटेड गुड्स हैं तो यहाँ पर जैसे ही वो यूरोपियन यूनियन में एंटर करेंगे उनको एक इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। उस इम्पोर्ट ड्यूटी का नाम क्या रखा गया है? कार्बन बॉर्डर टैक्स। सो बॉर्डर पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं दैट हैज कंज्यूम्ड और एमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, right? So it is an import duty based on the amount of carbon emissions produced by the goods in the question। अब जो भी goods पे amount of carbon emissions हुई हैं वो emissions को टारगेट करते हुए यहाँ पर ये कहा गया है कि हम कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाएंगे, राइट। सो अगेन इंडिया इसको नेगेट कर रहा है। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब हम CBDR की बात करते हैं, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं, तो आज का जो एटमॉस्फेयर है, आज जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से है? डेवलप्ड कंट्रीज़ की वजह से है। अब यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ को यहाँ पर एक तरह से क्या किया जा रहा है? डिसइंसेंटिवाइज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम यहाँ पर जो अपनी इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी ओवरहॉलिंग कर पाएँ, उसको टेक्नोलॉजिकली शिफ्ट कर पाएँ रीन्यूएबल एनर्जी से। सो इसीलिए हम ये देख पा रहे हैं कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वहाँ पर आपको एक कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी जाएगी और जो हमारे गुड्स हैं वो महंगे हो जाएंगे,
राइट। सो यहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड कंट्री से यही कह रही हैं कि जो आज का क्लाइमेट चेंज है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डेवलप्ड कंट्रीज की है। अब आप ये कह रहे हैं कि आप कार्बन बॉर्डर टैक्स की वजह से क्या कर रहे हैं? लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। बट क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं हैं कि वो अपनी इंडस्ट्रीज को इंसेंटिवाइज कर पाएं, इंडस्ट्रीज को रीन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस कर पाएं, गुड्स को प्रोड्यूस कर पाएं, तो उसकी वजह से हमें ये डिसइंसेंटिवाइज्ड लगता है, राइट। सो अ कार्बन बॉर्डर टैक्स इज आर्ग्यूबली एन इम्प्रूवमेंट फ्रॉम अ नेशनल कार्बन टैक्स। अब ये इंप्रूवमेंट क्यों कही जा रही है इसके बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए जनरली क्या होता है, जब हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। अब वो क्या करते हैं, सपोजेडली यूरोपियन यूनियन की ही कोई कंपनी है, अब वो कंपनी गुड्स प्रोड्यूस कर रही, तो यहाँ पर उसको भी कार्बन टैक्स देना पड़ता है क्योंकि नेशनल लॉज है, राइट। अब वो क्या करते हैं, वो अपनी कंपनी कहीं ऐसी जगह सेटअप कर लेते हैं जहाँ पर कार्बन टैक्स या फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कार्बन टैक्स के रिलेटेड वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, काफ़ी ज़्यादा लो ऑन स्टैंडर्ड्स हैं। तो उसकी वजह से क्या है, जो कंपनीज हैं यूरोपियन यूनियन में शिफ्ट कर लेती हैं कहाँ पर, कहीं और देश में जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट नहीं है। तो उसकी वजह से क्या है, कार्बन लीकेज का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर आप नेशनल कार्बन टैक्स लगा भी देते हैं तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। क्यों? क्योंकि नेशनल लॉज अगर आप स्ट्रिंजेंट करते हैं तो जो कंपनीज हैं वो अपना बेस उठा के कहीं ऐसी जगह चली जाती हैं जहाँ पर नेशनल कार्बन टैक्स रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट नहीं है। अब क्या होता है, वहां पर वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं और इवेंचुअली फिर से इस मार्केट में ले आती हैं। अब क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो आपने गुड बनाया है उसमें आपने कार्बन एमिशंस की हैं, तो इवेंचुअली वो कहाँ पर रिटर्न होके आ गया, दैट इज यूरोपियन यूनियन में। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो नेशनल कार्बन टैक्स लॉज हैं वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, तभी इसकी इफेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए क्या लाया गया है, कार्बन बॉर्डर टैक्स, राइट। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है, दैट इज कार्बन बॉर्डर टैक्स। सो एक नेशनल कार्बन टैक्स क्या है, इट इज अ फी दैट अ गवर्नमेंट इम्पोजेज ऑन एनी कंपनी विद इन द कंट्री दैट बर्न्स दी फॉसिल फ्यूल्स। सो ये विद इन द कंट्री के लिए है नेशनल कार्बन टैक्स। एक फी लगाई जाती है जहाँ पर हम ये कहते हैं कि कोई भी कंट्री अगर कार्बन फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रही है और उससे कोई गुड्स एंड सर्विसेज बना रही है तो उसकी वजह से उसको एक टैक्स देना पड़ेगा नेशनल लेवल पे, जिसको कहा जाता है नेशनल कार्बन टैक्स। लेकिन जब हम कार्बन बॉर्डर टैक्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जो भी गुड कहीं पर भी बना हो लेकिन अगर उस गुड को बनाने के लिए कार्बन एमिशंस हुई हैं तो आपको यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी, दैट इज अ कार्बन बॉर्डर टैक्स, राइट। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर देखो हम EU कंपनीज की बात करते हैं तो अगर आप कंप्लायंट हैं विद द EU क्लाइमेट स्टैंडर्ड्स तो आप इसको आराम से यहाँ पर बेच पाएंगे EU की मार्केट में। लेकिन जो नॉन कंप्लायंस हैं, नॉन EU कंपनीज हैं, अगर नॉन EU कंपनीज हैं, इफ़ दे आर अलाइंग देमसेल्व्स टू द EU क्लाइमेट स्टैंडर्ड्स तो वो अपनी मार्केट में बेच पाएंगे, नहीं तो उनको क्या देना पड़ेगा, दे हैव टू पे अ कार्बन बॉर्डर टैक्स, जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन ये कहता है कि हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो ये कह रही हैं कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं हैं जिससे कि हम अपनी कंपनीज़ को इंसेंटिवाइज करें कि वो कार्बन एमिशंस कम कर पाएँ, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स देनी पड़ेंगी उनको, तभी तो जो उनके गुड्स हैं वो compete कर पाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में। नहीं तो इंटरनेशनल मार्केट में वही प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, राइट। अब मान लीजिए कि हम अपनी कंट्री में एक यूनिट बना रहे हैं जिसमें हम वो यूनिट हम 50 यूरोज़ में कंप्लीट कर लेते थे। अब जब हम 50 यूरोज़ में वहाँ पर जाके बेच रहे थे तो हमारे को एक कंपटीशन फील्ड देखने को मिल रही थी। लेकिन अब क्योंकि हमें कार्बन बॉर्डर टैक्स पे करना पड़ेगा, अब हमें अपने
गुड्स को, वो जो गुड है जो हम 50 यूरो में बेच रहे थे, अगर हमें वो ही रेट रखना है, वो ही कॉम्पिटिटिव प्राइसेस रखनी है, तो ऑब्वियस सी बात है वो जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी थोड़ी डिग्रेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वही प्रोडक्ट अब हमें कार्बन टैक्स भी देना है, कार्बन टैक्स देने के बावजूद भी वो 50 यूरोस का ही पड़े। इसका मतलब क्या है? हमें वो 20 यूरोस में बनाना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर कार्बन बॉर्डर टैक्स भी देंगे, तभी वो जो प्रोडक्ट हम पहले 50 यूरोस में बेच रहे थे आज भी हम 50 यूरोस में बेच पाएंगे। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी इंडस्ट्रीज को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा कि जो वो प्रोडक्ट पहले 50 यूरोस में बना रहे थे वो अब उन्हें कम में बनाना पड़ेगा, जिससे वो कार्बन बॉर्डर टैक्स भी पे कर पाएं और अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में इस्टेब्लिश कर सकें। राइट, सो दिस इज कार्बन बॉर्डर टैक्स। ऐसे ही वहां पर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की बात करी गई है। अब एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है? देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जो प्रोड्यूसर है वो आउटसाइड यूरोपियन यूनियन है। अगर वो आउटसाइड यूरोपियन यूनियन है तो उसका गुड्स देखे जाएंगे। वो गुड्स जब देखे जाएंगे, कैलकुलेट किया जाएगा कि ये पर्टिकुलर गुड बनाने में आपने कितने फॉसिल फ्यूल्स बर्न किए हैं। मेजरली इसमें इंडस्ट्रीज जो हैं वो है सीमेंट, स्टील एंड आयरन, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखा जाएगा वो जो डिक्लेरेंट है वो क्या करेगा, ईयू बॉर्डर पे अपने आप को डिक्लेयर करेगा कि इस पर्टिकुलर गुड को बनाने के लिए हमारे यहाँ पर इतने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हुए हैं। राइट, उसके बाद क्या होगा? यू हैव टू बाय अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द नेशनल कंपीटेंट अथॉरिटी। अब यूरोपियन यूनियन में आपको एक नेशनल कंपीटेंट अथॉरिटी दिखेगी जो एक्चुअली में आपको सर्टिफिकेट्स सेल करेगी। जब आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो सर्टिफिकेट पे करने के बाद आप क्या करेंगे? यू विल बी कंपीटेंट टू सेल योर प्रोडक्ट्स। राइट, आई होप यहां तक क्लैरिटी है। सो दिस इज द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। सो अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो COP27 में काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला हुआ था। क्यों? क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो ये कह रही हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर हमारी इंडस्ट्रीज़ को डिसइंसेंटिवाइज कर रही हैं बाय कार्बन बॉर्डर टैक्स। अब यहाँ पर आपके लिए अगेन यहाँ पर आपको देख सकते हैं फिट फॉर 55। अगेन आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं फिट फॉर 55 क्या है। सो फिट फॉर 55 इज अ न्यू EU law that aims to reduce the GHG emissions by 55% by 2030 and to net zero by 2050. सो यहाँ पर टारगेट दिया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा कि हमने यहाँ पर 55% GHG एमिशंस को रिड्यूस करना है बाय 2030। सो इसीलिए वो कार्बन बॉर्डर टैक्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। राइट, प्लस उन्होंने नेट जीरो कब तक हो जाना है? 2050 तक। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि इंडिया विल लूज 1 to 1.7 बिलियन इन एनर्जी इंटेंसिव एक्सपोर्ट सच एज स्टील एंड एल्यूमिनियम। अब जो स्टील एंड एल्यूमिनियम हम यहाँ से भेज रहे हैं, यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट करते हैं, उस पे अब हमें कार्बन बॉर्डर टैक्स देना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा लॉसेस देखने को मिलेंगे। दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.7 बिलियन। So you can imagine a carbon tax would raise the cost of Indian made goods in European Union. That is why the developing countries are saying that आप ये जो climate change हो रहा है that is not due to us. अभी जो climate change हो रहा है that is due to your industrial sectors, क्योंकि आपने यहाँ पर green house gases emissions बहुत ज़्यादा किए थे पास्ट में, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज एग्रावेट आपने किया है। तो यहाँ पर आप हमें डिसइंसेंटिवाइज क्यों कर रहे हैं? राइट, सो अगेन ये हम पढ़ चुके हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जहां पर प्रोडक्ट्स दैट विल बी एंटरिंग द EU वुड बी चार्ज्ड एट द बॉर्डर। सो इसलिए इसको कार्बन बॉर्डर टैक्स कहा गया। अब कॉजेज क्या हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ फिट फॉर 55, जहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन है वो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए फिट फॉर 55 लेके आया है, जहाँ पर ये कहा गया है कि हमें 55% GHG एमिशंस कम करनी है 2030 तक और नेट ज़ीरो अचीव करना है 2050 तक। इसीलिए यहाँ पर इसको लाया गया है। राइट, नेक्स्ट आता है कार्बन लीकेज। देखिए, जनरली क्या था, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कार्बन लीकेज की, कार्बन लीकेज क्या है उसको समझ लीजिए अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल, पहले एक कंपनी EU में काम कर रही थी। अब EU ने क्या किया, यहाँ पर जो अपने कंप्लाइंस टेक्निक्स हैं उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया। अगर आप कोई भी
कार्बन डाइऑक्साइड इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कर रहे हैं, तो वहां पर आपको टैक्स करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। तो यहां पर उन्होंने क्या किया, यहां से अपनी प्लेसमेंट किसी और जगह कर ली, मतलब अपनी कंपनी को ईयू से रिप्लेस करके कहां पर चले गए, जहां पर टैक्स रेट्स या ये जो कंप्लायंस रूल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, वो काफ़ी लिबरल थे। अब उसकी वजह से क्या हुआ, यहां पर आपको देखने को मिला दैट द कार्बन हैज लीक्ड फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। अब लीकेज हुई है, इसका मतलब क्या, कार्बन तो प्रेजेंट है ना, क्योंकि वो कहीं और जाके वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाने लगे। अब जब वो गुड्स बनाएंगे जो एक्चुअली में कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं, इवेंचुअली क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो एमिट हो रहा है ना। तो उन्होंने यही कहा कि ये जो कार्बन लीकेज हो रही है, जो कंपनीज हैं वो दूसरे जगह जाके सेटअप कर रही हैं, उसकी वजह से कार्बन लीकेज तो हो रही है ना, राइट। सो यहां पर वही कहा गया है, द ईयू अथॉरिटीज फियर दैट दीज बिजनेसेस माइट प्रेफर टू relocate to the countries that have more relaxed or no emission limits, right? So again this is known as carbon leakage and it increases the total emissions. तो टोटल एमिशंस तो एनीवेज रिलीज हो रही हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी को केटर करने के लिए कार्बन बॉर्डर टैक्स लाया गया है कि कोई भी गुड जो ईयू में एंटर कर रहा है, अगर उसने कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस करी हैं तो उनको कार्बन बॉर्डर टैक्स देना ही पड़ेगा, राइट। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है, दैट इज दी कॉजेज बिहाइंड इट। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर दी इश्यूज। सो सबसे पहले क्या है, आप देख सकते हैं जो बेसिक कंट्रीज हैं, बेसिक कंट्रीज में कौन है, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। अब देखिए ये जो हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं और ये कह रही हैं कि पहले आप CBDR निभाइए। CBDR क्या है, दैट इज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज्यादा बनती है, दैट इज दी डेवलप्ड कंट्रीज की। सो यहां पर यही कहा जा रहा है कि दीज प्रिंसिपल्स एक्नॉलेज दैट दी रिचर कंट्रीज हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज मोर देन दी डेवलपिंग कंट्रीज, राइट। सो दैट इज द फर्स्ट इशू। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो हम ये कह चुके हैं कि अगर हम अपनी स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं तो काफ़ी कुछ हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, तो वो जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि अब आपको कार्बन बॉर्डर टैक्स देना पड़ेगा, राइट। सो जो इंडियन मेड गुड्स हैं, दिस टैक्स वुड मेक द इंडियन गुड्स लेस अट्रैक्टिव फॉर बायर्स, दैट कुड श्रिंक द डिमांड। नेक्स्ट, नॉन कंसेंशुअल विद रियो डिक्लेरेशन। देखिए जब हम रियो डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो आर्टिकल 12 में ये लिखा गया है दैट दी स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल टू डेवलप्ड कंट्रीज cannot be applied to developing countries। अब जो भी सेट टारगेट्स हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए अलग होंगे, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अलग होंगे। अब यहाँ पर एक्सप्लिसिटली कहा गया है जो स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हैं डेवलप्ड कंट्रीज के लिए वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए नहीं है। लेकिन आप कार्बन बॉर्डर टैक्स से क्या कर रहे हैं, इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड लेके आ रहे हैं। वो उसकी वजह से क्या है कि आप अपनी कंपनीज को तो टैक्स कर रहे हैं, आप यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज को भी टैक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप कंप्लायंट नहीं है आर्टिकल 12 ऑफ रियो डिक्लेरेशन। नेक्स्ट आता है दैट इज चेंज इन द क्लाइमेट चेंज रिजीम। अब यहाँ पर क्या है, द ग्रीन हाउस कंटेंट ऑफ दीज इम्पोर्ट्स वुड ऑल्सो हैव टू बी एडजस्टेड इन द ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटर्स ऑफ द इम्पोर्टिंग कंट्रीज, which essentially implies that GHG inventories would have to be reckoned not to production basis but at the point consumption basis. This would turn the entire climate change regime upside down. So यहाँ पर हम टारगेटेड ओपिनियंस की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए जब हम बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को कम करना है तो ऑब्वियस सी बात है हम किसको टारगेट करते हैं कि जो भी इंडस्ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कर रही है वहाँ पर हम टारगेट करें और वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हो रही हैं उसको रिड्यूस करें। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप टैक्स लगा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो जड़ है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को रिड्यूस करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, बिल्कुल बंद करना चाहते हैं, वो जो क्राइटेरिया है वो तो कहीं मिसिंग आउट है, राइट। सो अगेन देयर इज अ चेंज इन क्लाइमेट चेंज रिजीम। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। देखिए प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल ट्रेड टू हेल्प डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। अब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हेल्प करने के लिए आप यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड को रोक रहे हैं,
तो यहाँ पर एक तरह से आप प्रोटेक्शनिज्म फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने दूसरी कंट्रीज पे क्या लगा दिया है, कार्बन बॉर्डर टैक्स लगा दिया है। तो इंसेंटिवाइज उसको नहीं होगा, किनको, जो एक्चुअली में एक्सपोर्ट कर रही हैं कंट्रीज, उनको यहाँ पर इंसेंटिवाइजेशन नहीं देखने को मिलेंगी। तो इवेंचुअली क्या होगा, जो आपकी पर्टिकुलर कंपनीज हैं वही वहाँ पर रह जाएंगी और वहाँ पर जो मार्केट इकोनॉमी है वो सारी अपसाइड डाउन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इट विल हेल्प दी डोमेस्टिक कंट्रीज। तो अगेन आपको प्रोटेक्शनिज्म देखने को मिलेगा। सो इट विल फर्दर बूस्ट व्हाट, डीग्लोबलाइजेशन, राइट। सो डीग्लोबलाइजेशन का एक मेजर स्टैंड होता है, दैट इज प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। Now what can be the way forward? देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, there is little reason for India to be at the forefront of the opposition. It should rather talk directly to the EU and bilaterally settle the issue. अब देखिए अभी तो स्पेसिफिकली हमें इश्यूज रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके हमारी कंट्री को भी एक्चुअली में प्रोग्रेशन करनी है। कहाँ पर? जब हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को बिल्कुल रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि हमारे भी टारगेट्स हैं। हमने COP26 में पंचअमृत में टारगेट्स दिए थे, तो उन टारगेट्स को फुलफिल करने के लिए इवेंचुअली हमें अपनी इंडस्ट्रीज को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस ना करें। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अभी फॉर द टाइमिंग हम EU से बात कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने कंसर्न्स उनको बता सकते हैं, प्लस हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज को इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम हो सके, राइट। So as far as India is concerned, it must assess the advantages and disadvantages that it is likely to face with the imposition of this tax and talk to the EU with a bilateral approach. So यहाँ पर हम bilateral approach अपना सकते हैं कि क्योंकि हम एक developing nation है, वो developing nation की वजह से हम यहाँ पर ये जो tax compliances हैं उनसे हम अवगत नहीं हैं। धीरे धीरे करके हम अपने इश्यूज बता सकते हैं और धीरे धीरे करके हमारी जो इकोनॉमी है वो भी ट्रांजिट हो सकती है फ्रॉम बीइंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिटिंग टू कार्बन न्यूट्रल, राइट। सो दिस इज द वे फॉरवर्ड। अब देखिए अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन की बात करते हैं, अगेन आपको आंसर शो हो रहा है, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब हम यहाँ पर बात करते हैं पंच अमृत की, तो यहाँ पर 5 टारगेट्स दिए गए थे COP26 में। वो 5 टारगेट्स अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। तो वो 5 टारगेट्स कौन से हैं वो आपको बताने हैं। तो पहला है स्टेटमेंट, इट विल रीच इट्स नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाय 2035। नेक्स्ट आता है इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030. Third statement है that India will reduce the total projected carbon emissions by 1 billion tons from now onwards till 2030. Fourth statement है by 2030 India will reduce the carbon intensity of its economy by less than 50%. Fifth statement आता है that is by the year 2070 India will achieve the target of net zero. आपको बताने हैं स्टेटमेंट्स कौन से करेक्ट हैं। ऑल ऑफ दी अबव 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5 और इज इट 2, 4, 5। देखिए आंसर यहाँ पर बन जाता है आपका बी, दैट इज 2, 3 एंड 5। देखिए अगर हम यहाँ पर 2035 की बात करते हैं तो 2030 है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक है। अगर हम यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर 50% नहीं 45% है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाती है। जो आपकी फिफ्थ स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट, क्योंकि हम 2070 तक अचीव करना चाहते हैं नेट जीरो टारगेट। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं पंचअमृत अचीविंग नेट जीरो बाय 2070, रिड्यूसिंग टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस बाय 1 बिलियन टन स्टार्टिंग नाउ टिल 2030। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट ऑफ टू 50% ऑफ आवर टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बाय 2030। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग कार्बन इंटेंसिटी बाय 45%, 50% नहीं है, 45% by 2030 and increasing the non-fossil energy capacity to reach 500 gigawatt by 2030. 2035 नहीं है, 2030 है। तो जितने भी टारगेट्स हैं वो सारे 2030 के हैं, एक्सेप्ट वन दैट इज नेट जीरो बाय 2070। अब ये जो हैं टारगेट्स, ये आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, चाहे फिर मेंस हो चाहे फिर वो आपके प्रीलिम्स हो, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट, सो दिस वाज इट, जहां पर हमने कार्बन बॉर्डर टैक्स को होलिस्टिकली कवर किया। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।